हाय दीन, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी शख्सियत से नवाजा है जिन्होंने इस मुल्क के लिए गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। हमारे आज के शो के मेहमान जमात इस्लामी के नायब अमीर और एक नामवर सियासी और समाजी कारकुन जनाब डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब हैं, जिनके साथ हम आज का पूरा दिन गुजारेंगे। आज का शो रिकॉर्ड करेंगे, जानेंगे कि उनकी शख्सियत कैसी है, वो अपना पूरा दिन कैसे गुजारते हैं, किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आइए। डॉक्टर साहब, आप हमें अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में, अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में बताइए। आपने कहाँ से अपनी तालीम हासिल की, बचपन कहाँ गुजारा, आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपको खुशामदीद जी, शुक्रिया सिटी 42 का। माशाल्लाह आपके सारे ही प्रोग्राम बहुत बेहतर होते हैं। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के तारीख़ी कस्बा भेरा के साथ है। ये मोटरवे पे जाएं तो उसके वस्त में ही आता है, लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए। ये बड़ा तारीख़ी कस्बा है, बहुत ही पुरानी इसकी तारीख़ है। तो यहाँ की पराचा फैमिली के साथ ताल्लुक़ है। अच्छा। और यहीं पे ही मैंने तालीम पाई। वालिद साहब हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना गुलजार अहमद मुज़ाहिरी, वैसे तो पराचा हैं लेकिन मुज़ाहिरी वो अपने मुज़ाहिरुल उलूम की से तालीम उन्होंने ली थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ली थी, फिर मुज़ाहिरुल उलूम से। तो अच्छा। वो इसलिए लिखते थे। तो पहली प्राइमरी की तालीम मैंने भेरा से ही ली। प्राइमरी में ही मैं सरगोदा मुंतकिल हो गया था, यानी 5वीं क्लास में। फिर आगे बीए तक मेरी तालीम सरगोदा की है। अच्छा। बीए के बाद फिर लाहौर आ गए। ये तक शायद 1971 या 2 था। फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी फिर यहाँ लाहौर की है, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर इसी तरह से यहाँ की सियासत, असम्बली के इंतखाबात वगैरह, फिर सारी ज़िंदगी यहाँ की है। तालीम यानी मैंने पहली बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से की है, LLB भी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, MA भी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, और इसी तरह PhD भी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। तो ये सारी बाकी तालीम मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से है। आपको सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में किस शख्सियत ने मुतासिर किया है? देखना, वैसे तो हर मुसलमान की ज़िंदगी की सबसे आइडियल शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनके उसवा हसना पे चलने का हमें हुक्म दिया गया है। लेकिन आज के दौर में या मेरे इर्द गिर्द जो शख्सियात थी, उनमें मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह और मेरे अपने वालिद गिरामी मौलाना गुलजार अहमद मुज़ाहिरी, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मुतासर किया। मौलाना मौदूदी साहब के भी करीब रहे, पड़ोस में तकरीबन रहे। अच्छा। इस लिहाज से भी उनके साथ एक यानी एक जमाती ताल्लुक़ है, फिर एक हमसायगी का ताल्लुक़ भी था। और वालिद साहब तो बहरहाल ज़िंदगी उनकी हमारे सामने है, बहुत आइडियल उनकी ज़िंदगी है। बहुत ही बड़े आलिम दीन थे, बड़े ख़तीब थे, हज़ारों के मजमों को खिताब करते थे, उनकी तकरीर में बड़ा असर था। तो उन्होंने बहुत मुतासर किया। आपने अपने सियासी करियर का आगाज़ कब किया, कैसे किया? वैसे तो जो एक आगा शोरश साहब ने कहा था ना कि जी हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें था। तो ये जब अगर इसे सियासत कहा जाए तो ये कदम तो अयूबी आमरीत में था। अयूबी आमरीत के दौरान ही मैंने उनके ख़िलाफ़ जो एक जुलूस थे उनकी क़यादत करते हुए सरगोदा कॉलेज से, फिर उसमें मुझ पे कातलाना हमला भी किया गया और उसके बाद मेरी गिरफ़्तारी भी हुई। तो पहली गिरफ़्तारी मेरी फ़र्स्ट ईयर में हुई है, यानी वहाँ से तो यूँ समझ लीजिए कि एक तो घर में ही सियासत थी, वालिद साहब थे, उनकी गिरफ़्तारियाँ देखी थी। फिर उसके बाद ये दौर था कि जब तलबा सियासत में फिर आए,
फिर तलबा सियासत से जब अमली सियासत में आए हैं तो ये 75 है, 1975 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ। अच्छा। तो फिर हमने एक कन्वेंशन किया, जिस कन्वेंशन में हमारे साथ थे जितने भी पंजाब के ख़ास तौर पर इलेक्टेड प्रेसिडेंट और इलेक्टेड क़यादत भी किसी भी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, वो मौजूद थे। तो हमने एक कन्वेंशन किया। उस कन्वेंशन में दिन भर बहस होती रही कि हमें किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। फिर सबका हमारा ख्याल हुआ कि जमात इस्लामी को ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर हमने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमात इस्लामी में शमूलियत का 250 से ज़्यादा हम स्टूडेंट लीडर कह लें वो थे, तो हमने जमात इस्लामी में शमूलियत। आपने जमात इस्लामी का इंतखाब क्यों किया? देखिए, बात यह है कि जी जमातें तो बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन एक तो जमातें हैं मोरूसी ख़ानदानों की जमातें हैं, सियासत के अंदर ख़ानदान हैं, मुख्तलिफ़ ख़ानदान हैं। दीनी जमातें भी फ़िरक़ों की जमातें हैं। तो जमात इस्लामी न किसी ख़ानदान की जमात है, न किसी फ़िरके की जमात है। तो एक बड़ी इम्तियाज़ी बात तो ये थी। फिर जमात इस्लामी में करैक्टर बिल्डिंग है, यानी एक फ़र्द आता है तो जमात इस्लामी को ये फ़िक्र होती है कि वो उनका कारकुन है या लीडर है, वो करैक्टर वाला हो, सच बोलने वाला, दयानतदार, बाअखलाक। तो एक लिहाज से फिर जमात इस्लामी जिस मकसद के लिए है, वो मकसद तो वही है जो पैगंबर भी करते रहे कि दुनिया में अल्लाह का निज़ाम कायम हो। तो अल्लाह के निज़ाम को कायम करने वाली मकसदियत किसी और जमात में नहीं थी, इसलिए भी हमने जमात इस्लामी। फिर एक और पहलू से भी था कि जमात इस्लामी मुसलसल एक खिदमत कर रही है, यानी उसका पूरा किरदार जो है वो हासिल करने का नहीं, तकसीम करने का है। यहाँ तो जो भी सियासत में आते हैं वो बहुत कुछ हासिल करते हैं जी। लेकिन जमात इस्लामी का जितना भी था कि जितने भी उसकी लीडरशिप थी उस वक्त या आज है, उनका असल पहलू यही रहा कि उन्होंने इस कौम से, इस मुल्क से लूटने के बजाय इसको बहुत कुछ देना, बहुत खिदमत खल्क के काम करना वो किया। तो बहरहाल इस लिहाज से हमारी चॉइस थी। फिर चूँकि हम जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा में रहे थे तो उस वक़्त से हमने जमात इस्लामी की क़यादत को, उसके नज़रिए को देखा था, तो इसलिए हमने फिर फ़ैसला जमात इस्लामी में जाने का किया। आम ज़िंदगी में आप किस तरह के इंसान हैं? वैसे तो ये दूसरे बता सकते हैं कि आम ज़िंदगी में आप कैसे हैं, लोग आपके बारे में, लेकिन मैं अगर अपना करूं तो एक तो ये है कि मैं यानी लोगों के काम करके, उनकी खिदमत करके खुश होता हूं अल्लाह की रज़ा के लिए। और उस सिलसिले में मैं यानी MPA भी रहा, MNA भी रहा, तो मैंने बहुत ज़्यादा यानी लोगों के साथ उनके काम करने, उनके काम आने, उसको किया। दूसरा यह है कि एक जो अगर मैं अपने यहाँ को खूबी देखूँ अल्लाह की करम नवाजी से, तो वो आजिज़ी है। मुझे कोई इसका ये नहीं रहता कि जी मैं इस मकाम पे हूँ या कुछ, जो भी यानी एक मिजाज के अंदर एक सादगी और आजिज़ी है जी। बाकी फिर बहुत सारी बातें लोग कर सकते हैं। अपने तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जो भी इस्लाम ने ये बताया है कि रहमान के बंदों की सिफ़ात क्या हैं, तो कोशिश रही है कि उन सिफ़ात को पैदा किया जाए। आप जमात इस्लामी में हमें अपने सियासी करियर के बारे में बताइए। जमात इस्लामी में जी मैं जब शामिल हुआ, एक तो ये है कि जमात इस्लामी में शमूलियत जो है वो लीडर के तौर पे नहीं होती, कारकुन के तौर पे होती है। अच्छा। तो मैं जब शामिल हुआ तो उस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का सदर था, तो एक लिहाज से लीडरशिप तो थी, लेकिन जमात इस्लामी में शामिल हुए तो कारकुन के तौर पर ही हुआ है। इछरा में मेरी रिहाइश थी, तो इछरा की जो जमात इस्लामी है उसके साथ वाबस्ता हुए। फिर उसके बाद वहाँ का यानी ये जोनल निज़ाम था, तो शहर के जो 4 जोन थे उनमें से एक जोन का मैं सदर बना या अमीर बना। फिर उसके बाद मैं जमात इस्लामी लाहौर में पहले नायब क़य्यम यानी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, फिर सेक्रेटरी, फिर उसके बाद मैं लाहौर जमात का अमीर रहा। फिर लाहौर जमात के बाद फिर मेरी जो है वो मरकज़ में हुई, तो मरकज़ के अंदर एक तवील अरसा मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रहा। अब मैं नायब अमीर हूँ मरकज़ में, यानी जमात इस्लामी में अमीर के बाद नायब उमरा। इसी दौरान जो है वो मैं 90 से 93 तक पंजाब असम्बली का रुकन रहा।
और 2002 से लेकर 2008 तक मैं कौमी असम्बली का मेंबर रहा। तो ये जमात इस्लामी में सफ़र है। इस सफ़र के दौरान बेशुमार और सफ़र भी हैं, यानी दिन रात सफ़र हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पर प्रोग्राम, जलसे, तरबियत गाहें, तो उनके अंदर भी शमूलियत जो है वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी जमात इस्लामी के साथ जो सफ़र है वो एक बहुत अच्छा सफ़र है, यानी जिसमें मैं समझता हूँ कि जो असल मकसद है कि आदमी की आक़िबत अच्छी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, तो उस लिहाज से इत्मीनान है कि अल्लाह के करम के साथ जो भी ये वक्त गुज़रा है, इस वक्त को बेहतर तरीके से अपनी तरबियत के लिए और अपनी आखरत के लिए बेहतर तरीके से गुजारा है। मुसलमान होने के नाते हमें अफसोस होता है कि दुनिया में जो एक इस्लामोफोबिया एक टर्म बोली जाती है और एक इमेज अजीब किस्म का बना दिया गया है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब कि इस सूरत हाल का मुकाबला किस तरीके से किया जा सकता है? पहले तो ये समझना चाहिए ये है क्यों जी। ये खौफजदगी है मुसलमानों से नहीं, इस्लाम से। ये वो नाम लेते हैं कि मुसलमानों से हमें खौफ है, ये दहशतगर्द हैं, ये वो हैं, असल उन्हें खौफ इस्लाम से है। इस्लाम के अंदर जो एक कुव्वत है, जो असर पजीरी है, जो लोगों पे दिलों को बदलता है, कुरान पाक भी और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उससे वो खौफज़दा है। और ये चूँकि अमर वाक़या था 9/11 के बाद, फिर बहुत बड़े पैमाने पर कुरान पाक के तर्जमे इंग्लिश में लोगों ने हासिल किए, और जो कुछ उनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं अमेरिका और यूरोप वगैरह की कि 2.5 लाख अफराद ने इस्लाम कबूल किया, इससे वो खौफज़दा हैं। उनकी रिपोर्ट है कि फ़्रांस का अक्सरियती मज़हब 2030 में इस्लाम हो सकता है, इससे वो खौफज़दा हैं। इसी खौफज़दगी के आलम के अंदर वो वाक़यात होते हैं कि ट्रक के नीचे ख़ानदान को कुचल देते हैं, यानी इतने वहशी और दरिंदे हैं दुनिया के अंदर, मुहज़्ज़ब कहलाते हैं। इनसे ज़्यादा वहशी और दरिंदा कोई नहीं है। कोई इंसानी हकूक़ की परवाह नहीं, मस्जिद के अंदर लोगों को भून देते हैं, लाशें उठाते, और फिर भी वो कहते मुसलमानों को दहशतगर्द है। किसी मुसलमान मुल्क की फ़ौज किसी गैर मुस्लिम मुल्क में नहीं है आज है, लेकिन हमारे तो किबला अव्वल पे कब्ज़ा है यहूद का, हमारे कश्मीर पे कब्ज़ा है हिंदू का, दुनिया भर के अंदर। इसका मुकाबला जो करना है ना जी, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात इत्तेहाद है उम्मत का। उम्मत का इत्तेहाद होगा तो हम मुकाबला करेंगे। वहाँ सब इकट्ठे हैं, यहाँ हमें जो है हमारी एक आवाज़ नहीं है। अगर एक आवाज़ हो और सिर्फ यानी कुछ भी ना किया जाए, मसनूआत का बाइकाट कर दिया जाए, काउंटर के काउंटर खाली हो जाएं, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर खाली हो जाएं, अरब मुल्क भरे पड़े हैं उनकी मसनूआत से, चाहे अमेरिका है या यूरोप है या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है। तो एक पहला तो यह है कि मुसलमान इकट्ठे हों, उन्हें पता हो कि ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारी इज़्ज़त और आबरू का मसला है, हमारी गैरत का मसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के सदक़े ही बादशाहतें भी कायम हैं इनकी, और हुकूमतें भी कायम हैं। अगर ये फ़ैसला करें कि जी हमने मिल के बाइकाट करना, सिर्फ बाइकाट, वरना इससे अगले इक़दामात भी हैं और कोई यानी मुश्किल नहीं है। दूसरी बात जो है वो इसमें ये ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी और इल्म के मैदान में उनका मुकाबला करें, आगे बढ़ें। हमारे लोग, हमारी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो टॉप की यूनिवर्सिटियों के अंदर मुस्लिम ममालिक की यूनिवर्सिटियां हों, हमारे तालीमी बजट बहुत ज़्यादा हों, हमारे अरब ममालिक ख़ास तौर पे महल्लात बनाने के बजाय यूनिवर्सिटियां बनाने की तरफ आएँ। दूसरा ये है। तीसरा फिर यह है जी कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी कुव्वत है, ये हर आदमी इसमें हिस्सा ले सकता है, आप ले सकते हैं, मैं ले सकता हूँ, हर आदमी। उसके लिए फिर ज़रूरी है कि हमारे नौजवानों को ये एहसास हो कि हम इधर उधर अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय इस पे आएँ कि दुनिया के अंदर मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू कायम हो, इस्लाम की तालीमात को आम किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा के फूल हम सोशल मीडिया पे इस तरह से खिलाएं कि दुनिया भर को उसकी खुशबू आए। तो ये कम अज़ कम चीज़ें हैं कि जो इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी हैं।
डॉक्टर साहब, आपने LLB भी किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपने वकालत को अपने पेशे के तौर पर क्यों आपने चुना नहीं? मैं जब शुरू हुआ ना जी, तो मैं एक हमारे मशहूर वकील हैं उनके साथ जाके मैं बैठता रहा। तो पहला ही जो उन्होंने मुझे केस भेजा कि ये जाओ, ये साइला है, इसके साथ फलां अदालत में। अच्छा। तो मैंने कहा जी वहाँ करना क्या है, कहना क्या है? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं कहना, आपने रीडर को इतने पैसे दे देने हैं और तारीख ले लेनी है। तो मैंने ये समझा कि ये तो इसमें कानून का तो कोई पहलू नहीं है, सही कह रहे हैं। ये तो कोई आदमी भी कर सकता है, इसमें LLB का क्या काम है और इसमें मेरी कानूनी महारत का क्या काम है। चूँकि ये चलन ऐसा था कि इसी तरह के और कुछ वाक़यात, तो मैंने महसूस किया कि मैं फिट नहीं हूँ यहाँ पे। मैं वैसे भी हमारा ख़ानदान यानी कारोबारी ख़ानदान है, तो मैं फिर एक्सपोर्ट की तरफ आ गया और फिर मैंने उसमें काम किया। अच्छा। लेकिन ये जो था ना जी, दूसरी बात एक ये थी कि जमात इस्लामी के साथ जो वाबस्तगी थी, उसके लिए जितना टाइम चाहिए कि वो भी आप दे सकें, बिल्कुल, तो वो फिर वकालत के अंदर फिर मुमकिन नहीं था कि आप दिन भर तो वहाँ जाएं, फिर शाम को दफ्तर में अपने बैठें, तो वो आप नहीं दे सकते। आपको अल्लामा इकबाल साहब की शख्सियत से बहुत लगाव है, इसकी क्या वजह है? देखना, अल्लामा इकबाल का एक कलाम इतना इनकलाबी कलाम है कि इंसान हैरान होता है। और जैसे उसने खुद भी कहा कि मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ, तो वो शायरी से बुलंदतर कोई चीज़ थी। वो महज गुलो लाला की कहानी नहीं है, उनकी शायरी में पैगाम है, मैसेज है। मैं तो कहता हूँ हम उनके साथ शायर मशरक लगाते हैं, वो शायर मशरक भी नहीं है। वो खुद कहते हैं कि घर मेरा न दिल्ली न सफ़ाहा न समरकंद। तो वो जो एक ना जी शर्की और गरबी से बुलंदतर अपने आप को करते हैं जी। तो अल्लामा इकबाल के कलाम के अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम है, कुरान पाक का पैगाम है, सीरत रसूल का पैगाम है, बेदारी का पैगाम है, मैदान अमल में आने का पैगाम है। वो तो नौजवान को कहता है झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। शाही के साथ तशबीह दी है, फिर सिर्फ तशबीह नहीं दी बल्कि बताया है कि जी शाही जो है वो बुलंद परवाज़ है, गुज़र औकात कर लेता है वो कोहो बयाबां पर, कि शाही के लिए ज़िल्लत है कारे आशियाँ बंदी। तो अल्लामा इकबाल का कलाम आज भी आप देखें तो यूँ लगता है कि जैसे आज के हालात पर तबसरा अल्लामा इकबाल आज भी कर रहे हैं। क्या बात। फलक ने अता की है खाजगी के जिन्हें खबर नहीं रवश बंदा परवरी क्या है। तो वो अल्लामा के कलाम में बहुत कुछ है जी, इसलिए अगर वो है, मैं अक्सर अपने तकारीर में भी उसे करता हूँ और यूँ लगता है कि जैसे मैंने जो 20 मिनट में बात करनी है वो अल्लामा ने एक शेर के अंदर वो बात कर दी है। नाश्ता अपनी फैमिली के हमरा किया। आपकी शादी डॉक्टर साहब से अरेंज्ड मैरिज है या लव मैरिज है? अरेंज्ड मैरिज। अरेंज्ड मैरिज है। आपके कज़न थे? नहीं, मेरी कोई इनसे रिश्तेदारी नहीं है। कोई रिश्तेदारी नहीं थी, सही। और क्या उम्र थी आपकी जब आपकी शादी हुई है? मेरी उम्र उस 35 इयर्स थी। आपने अपनी एजुकेशन के बाद अपने किसी प्रोफेशन को कंटिन्यू किया या फिर घरेलू जिम्मेदारियां संभाल ली? नहीं, अब एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं किया। मैं आपसे पूछूंगी, ज़ाहिर बहन भाई हैं, 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, तो कभी फ़र्क महसूस हुआ था कि अम्मी अब्बू बहन भाइयों में किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं या सबको इक्वली ट्रीट करते हैं? नहीं, अब्बू एक ही तरह से सारों को ट्रीट करते हैं। कोई अब्बू का ख़ास नहीं है, यानी कि अगर वो सख्ती है तो सबके लिए है, नरमी है तो सबके लिए। लेकिन अब्बू का ये है कि उन्होंने कभी किसी मामले में सख्ती की ही नहीं, यानी कि अब्बू के अपने अंदर तहम्मुल मिजाजी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और सख्ती उन्होंने हम पे कभी नहीं की। इवन कि अगर शुरू में जब पर्दा करना भी था तो उन्होंने टाइम दिया उस वक़्त का कि जब हम ख़ुद समझ के पर्दा करें। ये नहीं कि उन्होंने मैं फ़ोर्स किया कि नहीं आप पर्दा करो, या वो आम मौलवियों वाले मौलवी नहीं अब्बू है। अब्बू एक तहम्मुल मिजाज किस्म के मौलवी है, तो इसलिए। आपका आपके पेरेंट्स के साथ किस तरह का बॉन्ड? मेरा तो बहुत ही स्पेशल, अब्बू के साथ तो बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप है। जो बात हो अम्मी से चाहे शेयर करनी हो ना करनी हो, अब्बू से लाजमी शेयर की जाती है। घरेलू मसले हो, हर किस्म का हल अब्बू ज़रूर देते हैं। और
बहुत ही शफीक हैं अब्बू तो। राबे, मैं आपसे पूछूंगी कि बहू होने के नाते आपका रिलेशनशिप अपने सास ससुर से किस तरह का है? हमारे घर में सास बहू वाला तो ताल्लुक़ है ही नहीं। मेरे अपने ससुर के साथ तो स्पेशली बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, अपने पेरेंट्स से बढ़कर है। जो बात मैं नहीं कह सकती अपने वालिद से, वो मैं अंकल से, और जब भी अंकल से कोई बात की है उनसे नई बात सीखने को, नई बात को समझ के सीखने को मिला है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सास ससुर वाला तो ताल्लुक़ बिल्कुल है ही नहीं। मेरा ख्याल है कि इनको बेटों से ज़्यादा हमें अहमियत, हमारी बात की, हमारी अहमियत घर में ज़्यादा है। और अब बेटियाँ बैठी हैं, मैं इनके सामने भी कहूँगी कि मेरी बात की ज़्यादा अहमियत है अब घर में। तो बड़ी बहू होने के नाते तो अल्हम्दुलिल्लाह अंकल के साथ तो अपने मेरे बच्चों की तरबियत में अंकल का ही हाथ है। सब कुछ अंकल से ही कहना होता है। अगर कोई भी मसला हो, अगर फैसल से मुतालिक भी कोई बात करनी हो तो अंकल से ही कहना होता है। बड़े बेटे का अपने बाप के साथ जो ताल्लुक़ होता है ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने बचपन से लेके अब तक अपने वालिद साहब को अपने साथ किस तरह पाया है? बहुत ही ज़्यादा जी। मैं तो, मेरे तो रोल मॉडल ये हैं। और दो चीज़ें मैं बतौर ख़ास बताना चाहूँगा कि जब भी हम इनके पास आते थे, और ये MPA भी रहे, MNA भी रहे, और हमने कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करनी तो इन्होंने कहना अपने से नीचे वालों को देखें, अपने से ऊपर वालों को मत देखें। उसके बाद दूसरी बात, हर मनफी बात में से, बड़ी से बड़ी मनफी बात में से भी मुस्बत पहलू निकाल के हमें दिखाना, वो शायद पूरे पाकिस्तान में पराचा साहब की जैसा कोई दूसरा नहीं दिखा सकता। तो इन्होंने हमारी तरबियत में, और ख़ासकर मेरी तरबियत में, तो इन्होंने बिल्कुल, मेरे दोस्त भी हैं। मैं भी अपनी हर बात जो मेरी शायद किसी से भी नहीं शेयर, मैं अपनी बेगम से भी नहीं शेयर कर सकता, वो भी मैं इनसे करता हूँ। किस तरह के दादा हैं? दादा काफ़ी अच्छे हैं, बल्कि उनके साथ दादा वाला ताल्लुक़ नहीं है, दोस्त वाला ताल्लुक़ है। दादा तो अच्छे होते हैं, मतलब डांटते हैं नहीं? डांटते हैं? नहीं, डांटते बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बड़े आराम से, प्यार से हमारी इस्लाह करते हैं, जो भी जिस मामले में भी इस्लाह चाहिए हो। और हर बात में हमारी साइड भी लेते हैं, और हमें अपने अम्मा अब्बा से कोई मसला हो तो वो भी हमारा वही हल करते हैं। कैसे नाना है? अल्हम्दुलिल्लाह नाना वो हमारे बहुत अच्छे हैं। उनके साथ कई दफ़ा सफ़र भी किए और बहुत मज़ा आता है उनके साथ। हमारे साथ खेलते भी हैं, और आज तक कभी उन्होंने हमें डांटा नहीं है, और नसीहत ही करते हैं और समझाते हैं अच्छी तरह। घर से मंसूरा अस्पताल के लिए रवाना हुए। डॉक्टर साहब, आप मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन के बारे में क्या राय रखते हैं? कश्मीर और फ़लस्तीन ये हमारी ज़िंदगी का मसला है, ये उम्मत का मसला है, ये कौम का मसला है। बेशुमार इसके पहलू हैं। मैं मसलन कश्मीर के मसले पे ही बात करता हूँ। कायद-ए-आज़म ने कश्मीर को जो है ये कहा कि ये हमारी शाहरग है, तो शाहरग के बगैर तो कोई नहीं ज़िंदा रह सकता। तो कश्मीर, हमारे सारे दरिया उधर से आते हैं, कश्मीरी हमारे जिस्म का हिस्सा है, ये हमारी उम्मत का एक हिस्सा है। कश्मीरी जद्दोजहद कर रहे हैं, रोज़ वो नारे लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन्होंने अपने घरों पे पाकिस्तान के झंडे लहराए हुए हैं। वो पाकिस्तान के झंडे में अपने शहीदों को दफन करते हैं, इसी तरह से वहाँ पे गोलियाँ खाते हैं और फिर भी पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं। उनके घड़ियों के वक्त पाकिस्तान के मुताबिक हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का मैच जीत जाए, इतनी खुशी हम नहीं मनाते जितने कश्मीरी मनाते हैं भारत के मुकाबले में। तो गोया कि कश्मीर जो है वो हमारा एक हिस्सा है, और कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता, पाकिस्तान नामुकम्मल है। पाकिस्तान के लफ्ज़ में काफ या के जो है वो कश्मीर का है। तो इसलिए हम मुकम्मल तब होते हैं, हमारा जोग्राफिया तब मुकम्मल होता है जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। भारत ने जो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की है, तो उसने एक आलमी सतह पे एक शब खून मारा है। उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई उसे तस्लीम नहीं करेगा, चाहे वो अपने तौर पर उसने बड़ा एक कारनामा मोदी ने अपने लिए अंजाम दिया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि उसने अपने अंजाम को, जो उसकी सियासी मौत है, उसको अपने और करीब कर लिया है। बहरहाल कश्मीर हमारा हिस्सा है। फ़लस्तीन क़िबला अव्वल है। फ़लस्तीन जो है वो, और मस्जिद अक्सा, उसका जिक्र कुरान पाक में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की वो मंजिल है। फिर ये कि फ़लस्तीनी वहाँ पे 4000 साल से वो मुसलमानों के पास है। यहूदियों ने तो एक नाजायज़ रियासत कायम की है, बरतानिया ने और अमेरिका ने,
1948 में कायम करवाई है। तो बहरहाल उनकी जुर्रतों को सलाम। फ़लस्तीनियों की बड़ी, अभी जो पिछले दिनों हुआ है रमज़ान में जुम्मतुल विदा से शुरू हुआ, 15 दिन मुसलसल बमबारी हुई, इमारतों को खंडर बना दिया गया। वहाँ पे उन्होंने जिस अंदाज का जुल्म किया है, दुनिया में इतना जुल्म नहीं होता। तो फिर भी गज़ा के लोग जो हैं वो उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनके बूढ़े, वो अपने टूटी हुई बिल्डिंगों के मलबे के सामने भी खड़े होकर या नमाज़ें पढ़ रहे हैं या यहूदियों के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। तो ये जो है मसला फ़लस्तीन और कश्मीर एक अहम तरीन मसला है उम्मत का, और अक़वाम मुत्तहिदा का भी इम्तिहान है कि ये दो मसले अगर वो नहीं हल कर पाती तो अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये काम जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। मंसूरा हॉस्पिटल के एमएस और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर साहबजादा अनवार अहमद बगवी के साथ मीटिंग की और मंसूरा अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और हिदायत जारी की। मंसूरा अस्पताल से हम अल-खिदमत फाउंडेशन पहुंचे, जहां अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अहमद जमील राशिद साहब के साथ मीटिंग की। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान में नमाज जुमा की तकरीर की और नमाज जुमा अदा की। आप समझते हैं कि जमात इस्लामी जमहूरी निज़ाम नाफिज कर सकती है? बिल्कुल, इस्लामी जमात इस्लामी ही एक जमहूरी निज़ाम कायम कर सकती है। एक तो इस लिहाज से कि ख़ुद जमात इस्लामी के अपने अंदर जमहूरियत है, बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अपने अंदर जमहूरियत नहीं है, इंतखाबात नहीं होते, मौरूसियत है, वहाँ पर एक ही ख़ानदान के लोग ही इक़्तिदार पर, पार्टी के अंदर इक़्तिदार पे रहते हैं। तो जमात इस्लामी के अपने अंदर जमहूरियत है। दूसरा यह है कि हम जमहूरियत के जिस मॉडल को समझते हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं वो मुतनासब नुमाइंदगी का है कि वोट जमातों को मिलें और मंशूर को मिलें, और ये जो इलेक्टेबल्स का एक निज़ाम बना हुआ है जिसकी वजह से रस्सागीर और चोर लुटेरे वो असम्बलियों में पहुंच जाते हैं, जिस तरह के मनाज़र आज असम्बलियों में हमें नज़र आते हैं, उसकी वजह यही है। तो हम जमहूरियत का वो मॉडल समझते हैं कि जो मॉडल मगरबी दुनिया के अंदर भी कामयाब है। और तीसरी बात यह है कि हम जमहूरियत का ये तस्वुर रखते हैं कि हाकमियत आला असल अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, वो ना किसी पार्लियामेंट की, ना सदर की, ना वज़ीर आज़म की, ना आर्मी चीफ की, ना चीफ जस्टिस की। असल बड़ी हाकमियत जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। तो इस लिहाज से जमात इस्लामी ही ये नाफिज कर सकती है। आपके ख्याल में हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त क्यों ख़त्म होता जा रहा है? लेकिन अदम बर्दाश्त की तो इंतहा हो चुकी है। किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे की हम तस्वीर पेश नहीं करते, हम इख्तिलाफ राय बर्दाश्त नहीं करते, और ये मामला किसी एक तबके के साथ मखसूस नहीं है, चाहे वो बरसर इख्तिदार हैं या चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता।
बुनियादी इसकी वजह यह है कि हमारे मुआशरे की उठान इस्लामी अक़दार पर नहीं है। हमें अगर वो अक़दार हों कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, तो आपने तो अपने जान के दुश्मनों को भी दुआएं दी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अदम बर्दाश्त का एक बेहतरीन माहौल पैदा किया है। तो इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ जो कमी है वो एक तो इस्लामी मुआशरे की कमी है, तालीम की कमी है, तालीम के निज़ाम के अंदर तरबियत शामिल नहीं है। इसी तरह से जो एक तसल्लुत है जागीरदाराना तर्ज़ सियासत का, उसकी वजह से भी है। फिर मुआशरे के अंदर तज़ादात बड़े हैं, गुर्बतें बड़ी हैं, लोगों के में एक रिएक्शन पैदा हुआ है कि उनके मसाइल हल नहीं होते, उनकी गुर्बतें दूर नहीं होती। इसलिए बहसीत मजमूई कई असबाब हैं जिनकी वजह से अदम बर्दाश्त मौजूद है। दोस्तों के साथ आप किस तरह से वक्त गुजारते हैं? दोस्त जो हैं ना जी, वो तो ज़िंदगी होते हैं, और दोस्त ख़ास तौर पर जो पहले हमारे तालीमी अतवार के दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी दोस्त हैं, तो बहुत बेशुमार यादें होती हैं शेयर करने के लिए। फिर उसके बाद हल्के फुल्के मौज़ूआत हैं, कोई गज़ल है, कोई नज़म है, कोई शायरी है। फिर उसके अलावा ये है कि कहीं कुछ दोस्तों की आपस के अंदर खुशी वगैरह है, उनकी तकरीबात हैं, तो दोस्तों के साथ एक अच्छा वक्त गुज़रता है, खुशगवार गुज़रता है और यादों भरा गुज़रता है। तो उससे लाज़मी तौर पे दो तरफ़ा खुशी होती है। अपने देरीना दोस्त सूफी खलीक भट्ट रहनुमा जमात इस्लामी के घर पहुंचे। दोपहर का खाना अपने देरीना दोस्त सूफी खलीक भट्ट और अहमद जमील राशिद के साथ खाया। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपका सर के साथ कितने सालों का साथ है? पहली बार आप इन्हें कहाँ मिले, कब मिले? डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब के साथ मेरा साथ जो यकतरफा तौर पे है जी, वो 72-73 जब भी पराचा साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन लड़ा बतौर सदर, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के करीब मेरा स्कूल था। नासिर बाग के परली तरफ मेरा स्कूल था और नासिर बाग के इस तरफ माल रोड पे ओल्ड कैंपस था। तो हम स्कूल से जब छुट्टी होती थी तो हम ओल्ड कैंपस आके तो पराचा साहब के नारे लगाया करते थे। तो हम उस वक्त से यानी 72-73 से, जब कि मेरी उम्र उस वक्त 10-12 साल होगी और पराचा साहब मुझसे गालबन 10-12 साल बड़े होंगे, उस वक्त से ताल्लुक़ है। इनकी शख्सियत की किन बातों ने आपको मुतासिर किया? मेरा ख्याल है कि पराचा साहब उन चंद मेरे सीनियर दोस्तों में से हैं कि जिनके साथ मैं मुतासर हूँ। और मैं साफ गोई से अगर ये आपके सामने अर्ज़ करूँ कि मैं मुतासर बहुत कम होता हूँ, लेकिन ये है कि पराचा साहब की शख्सियत ऐसी हमगीर है और इतनी नर्म मिजाज की है जी, और इतनी मोहब्बत करने वाली है और छोटों का और अपने साथियों का ख्याल रखने वाली है कि मैं हर लिहाज से पराचा साहब से मुतासर हूँ और मैं इनका फ़ैन हूँ और मैं इनको समझता हूँ कि ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आपकी डॉक्टर साहब से कितने अरसे की दोस्ती है और ये किस तरह के दोस्त हैं आपके? 19 सदी का आगाज़ है। 74 में जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे तो मैं भी उस वक्त स्कूल गोइंग था और हमारी भी नज़रियाती वाबस्तगी जमात इस्लामी ही से थी। और उसके बाद 77 में जब तहरीक का आगाज़ होता है तो मोहतरम पराचा साहब लाहौर से सूबाई असम्बली के एक बड़े मजबूत उम्मीदवार थे। हमारी रहाइश भी चूँकि उसी इलाके में थी तो उसमें हमने इन्हें एक बहुत दलेर और बहादुर सियासी कायद के तौर पर देखा है और उसी चीज़ को फिर इन्होंने हमारी तरबियत में भी शामिल किया है। हम जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं तो ये हमारी सीनियर होने के नाते तरबियत भी करते रहे हैं, कुरान और हदीस के हवाले से भी, पाकिस्तान के साथ नज़रियाती तशख़्ख़ुस को मजबूत करने के हवाले से। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी इस्लाम और पाकिस्तान के हवाले से जितनी भी एक तवाना आवाज़ गूंज रही है उसमें मोहतरम पराचा साहब का एक बहुत बड़ा किरदार है। उस दोस्ती के ऊपर हमें बड़ा फ़ख्र है।
डॉक्टर साहब, आप सियासत के अलावा अखबारात में भी लिखते हैं, आपने किताबें भी लिखी हैं। इस वक्त तक आप कितनी किताबें लिख चुके हैं? मेरी तसनीफ़ात जो है ना जी, वो 15 हैं किताबें मेरी, जिनमें सफ़रनामे भी हैं, अच्छा, जिनमें कुरान, हदीस, अरबी अदब और मुताला मज़ाहिब आलम, इन मौज़ूआत पर भी किताबें हैं। और उसके अलावा जो अभी मेरी किताब आई है उम्र रवां, ये मेरी अपने ज़िंदगी के हालात हैं, सियासी हालात हैं, मुल्क की एक पूरी सियासी तारीख़ है। तो ये इस तरह, तो बहरहाल किताबें जो हैं वो मेरी इस वक्त तक 15 आ चुकी हैं। 1-2 किताबें अभी शाया होने वाली हैं, अच्छा, जिनमें मेरा PhD का मकाला भी है और मलाइशिया का एक सफ़रनामा भी है। तो ये बहरहाल ये आ रही हैं। उम्र रवां के बारे में बताइए, कैसा तजुर्बा था? उम्र रवां एक कहानी मेरी अपनी है, यानी मैंने शुरू किया अपने बचपन से, फिर उसके बाद तो ये किताब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद की गई। इस वक्त तक कोई तकरीबन 32 के करीब कालम हैं जो इस पर लिखे गए हैं। बड़े बड़े जितने भी हमारे कालम निगार हैं उन्होंने, तो कोई बड़ा अखबार ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई ना कोई तबसरा, कोई कालम ना आया हो। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसको एक पजीराई हुई। अच्छा, और इसका जो पहलू था उसमें, जैसे ये भट्ट साहब हैं, अहमद जमीर राशिद साहब हैं, इस तरह के दोस्तों का बतेरा जिक्र है। अभी भट्ट साहब जिक्र कर रहे थे कि जी सादा ग़िज़ा है, मेरी ग़िज़ा तो सादा ही है, लेकिन भट्ट साहब जो अपना सूफ़ी सन्स के हरीसे और खताइयाँ खिलाते रहते हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल करते हैं जी, हम खाते हैं। आपको ख़ुद किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है? मैं जी हर तरह की किताब पढ़ता रहा हूँ। मतलब यह है कि ज़िंदगी के अंदर मुताला की आदत मुझे पड़ गई थी तीसरी जमात से। तीसरी अच्छा, जमात में मैंने नसीम एजाज़ी का नावल तीसरी जमात में पढ़ा था। अब वहाँ से आप ले लें, नूर अल हसनात, ये रिसाले आते थे रामपुर यूपी से उस वक़्त, वो वहाँ से, यानी है, और वो रिसाले जो हैं वो भी मैंने पढ़ने। तो इसी तरह उस दौर के अखबारात, उनमें एक ज़िम्मेदार अखबार था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का, अच्छा, और फिर तस्नीम अखबार था, नसरुल्लाह ख़ान अज़ीज़ साहब एडिटर थे। तो ये अखबार भी तीसरी चौथी जमात से मैं पढ़ना शुरू हुआ। तो मैंने कोई यानी जो अदब का, शायरी का कोई सिन्फ़ है वो छोड़ा नहीं है। दीनी किताबें भी, कुरान, तफासिर, अहादीस, फ़िक़्ह वग़ैरह जितने उलूम हैं, इनके अलावा जो है वो अदब में अफ़साना भी। नावल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, यानी वक्त नहीं है इतना होता, लेकिन नसीम एजाज़ी के नावल मैंने पढ़े हैं। उसके अलावा जो है वो फिर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें, वो बहरहाल एक ऐसी किताबें हैं कि ज़िंदगी को बदल देती हैं, एक इनकलाब का तसव्वुर देती हैं, वो पढ़ी। अल्लामा इकबाल की शायरी पे पहले भी आप पूछ सकती हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से यानी मैं मुताले की कोई एक सिमत नहीं है, हर तरह के जो थे शोबा हाय ज़िंदगी, उनके बारे में मैं पढ़ता रहा हूँ। इतनी मसरूफियत के बावजूद अपने घर वालों के लिए वक्त निकल आता है? घर वाले शिकायत तो नहीं करते कि हमें वक्त नहीं दिया? ये तो रहा है, यानी ये होता है कि जी अब जब आप यानी कुछ वक्त बाहर गुजार दें, को घर में आके पढ़ना ही शुरू कर दें, तो बहरहाल शिकायत तो उनको होती है कि ये हमारे हिस्से का टाइम है। तो ये भी आप जो है वो किताबों के साथ है। तो वो एक शेर है, हमारे दोस्त हैं, दोस्त भी नहीं बल्कि उस्ताद हैं डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब, कि आरज़ुएं शबिस्तानों में ले जाती थी मुझको, मैं कुतब खानों में औराक पे सर तुलता रहा। तो ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है कि आदमी शबिस्तानों के बजाय कुतब खानों में अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारते। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपके दिल में हो और पूरी ना हुई हो, आप चाहते हो कि पूरी हो जाए? अल्लाह का करम है, यानी ये जितना भी शुक्र अदा करें कम है। यानी ये एक तो ख्वाहिशें उस तरह की पैदा ही नहीं हुई कि जो न पूरी हो सकें, और जो हुई हैं अल्लाह ताला ने पूरी की हैं। कोई ऐसी मैं नहीं समझता कि जो, लेकिन अब जो ख्वाहिश है जो हमेशा रही है वो ये है कि फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कुरान पाक ने कहा
कि जो जन्नत में दाखिल हो गया और आग से बच गया वो कामयाब है। तो ख्वाहिश यही है कि अल्लाह तबारक व तआला उनमें शामिल करे कि जो अहले जन्नत है।